आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर विजय जैन। नमस्कार। संयम और अनुशासन के सहारे हम मुश्किल बाधाओं को पार कर सकते हैं। जीवन में कई ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि आगे बढ़ना बेहद मुश्किल है। कभी-कभी ये भी एहसास होता है कि शायद यही हमारी सीमाएं भी हैं और इसको हम पार नहीं कर सकते। लेकिन खुद पर भरोसा, दृढ़ इच्छा शक्ति के सहारे जब हम आगे बढ़ते हैं, तब उम्मीद की नई किरण देखने को मिलती है। कोरोना संकट के इस दौर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब महामारी शुरू हुई, तब हम में से ज्यादातर लोगों को लगा कि भविष्य धूमिल सा दिख रहा है। जो लक्ष्य तय किए थे, वो शायद अब कभी साकार नहीं हो पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हमने अपना हिम्मत बनाए रखा, हौसला बनाए रखा, सरकार के नियमों का पालन करते गए, वैसे वैसे अब ये समय आ गया है कि कोरोना महामारी अपने अंतिम पड़ाव की तरफ आगे बढ़ रही है। लेकिन ये नहीं भूलना है कि महामारी अब भी बरकरार है। कोविड प्रोटोकॉल उतना ही जरूरी है। आप अभी भी कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं और अपने परिवारजनों को भी संक्रमित कर सकते हैं। इसलिए जहां भी जाइए मास्क पहनिए। सुरक्षित दूरी अब बहुत मुश्किल है, लेकिन जहां तक संभव हो उसका पालन करिए। अपने हाथ और मुंह को बार बार साबुन पानी से धोते रहिए। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर विजय जैन। डॉक्टर विजय, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, इस देश में कहा जा रहा है कि कोरोना की चौथी लहर आ सकती है। इसके बारे में कई मीडिया में पब्लिकेशंस भी आ रही हैं, खबरें भी देखने को मिल रही हैं। कुछ समय पहले आईआईटी कानपुर ने भी एक शोध किया था, जिसके हवाले से ये कहा गया था कि जून में कोरोना की चौथी लहर आ सकती है। अब जब एक नए वेरिएंट ने दस्तक दी है भारत में, उसके 2 मरीज भी मिले हैं, क्या लगता है कि इस देश में चौथी लहर आ सकती है? देखिए श्रीवास्तव जी, कि जो नया वेरिएंट अभी आया है जी, वो XE वेरिएंट है और कुछ देशों में इसको पाया गया है। भारत में भी 2 केसेस इसके पाए गए हैं, एक गुजरात और एक महाराष्ट्र में। जी। ये कहना थोड़ा जल्दी होगा कि कोई चौथी वेव आएगी, लेकिन इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। वो इसलिए क्योंकि हम अपनी अगर पुरानी वेव के बारे में देखें, जो सेकेंड वेव आई, वो काफी ज्यादा खतरनाक थी और उसने काफी लोगों की जान भी ली। और जैसा कि जो WHO है, हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसने बताया है कि जो नया वेरिएंट है वो 10% ज्यादा ट्रांसमिसेबल है जी। और ऐसे में ये होगा कि भारत जैसे हमारा देश है, वो एक घनी आबादी वाला देश है और यहाँ पे अभी सरकार के द्वारा जैसे इंटरनेशनल ट्रैवल को बैन लिफ्ट कर दिया है और स्कूल कॉलेजेस खुल गए हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज खुल गई हैं, बाजार खुल गए हैं। कई सरकारों ने मास्क को जो मैंडेटरी था वो भी हटा दिया है। तो ऐसे में लाजमी है कि अगर कोई नया वेरिएंट आता है तो काफी संख्या में नए केसेस हो सकते हैं जी। लेकिन ये शोध का विषय है और अभी तक माना गया है कि जो ये एक्स वेरिएंट है, ये बहुत ही माइल्ड फॉर्म की डिजीज करता है, लेकिन इन्फेक्टिविटी रेट ज्यादा है जी। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे, जैसे आपने बताया चर्चा से पहले कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है हमारे जी, उनको फॉलो करना बहुत जरूरी। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, यहाँ ये भी देखने को मिल रहा है कि 10 अप्रैल से इस देश में 18 साल से ऊपर आयु वर्ग के वैसे लोगों को जिन्हें कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लिए 9 महीने हो गए हैं, उनके लिए प्रिकॉशन डोज की शुरुआत की गई है। लेकिन लोग उतने उत्साह से प्रिकॉशन डोज नहीं ले रहे हैं। जो शुरुआती आंकड़े 3-4 दिनों के हैं, उनमें बहुत ज्यादा टर्न अराउंड नहीं देखने को मिल रहा है। इसके पीछे
लोगों की क्या मानसिकता बन गई है कि अब तो महामारी खत्म हो रही है, 2 डोज ले लिया हमने, देश भी हर्ड इम्यूनिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है, अब तीसरी डोज की क्या आवश्यकता है? क्या कहेंगे आप? नहीं, मुझे लगता है कि लोगों की शायद मानसिकता है, अगर वो तीसरी डोज या जो प्रिकॉशनरी डोज है वो नहीं लगवा रहे हैं। सरकार ने पहले ये प्रिकॉशनरी डोज स्टार्ट करी, हमारे जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जी, उनको लगी, जो सीनियर सिटीजन्स हैं 60 साल से ऊपर और जो 18 साल से ऊपर हैं जिनको कोई रिस्क फैक्टर्स थे, कोई बीमारियां थी, उनको लगाया गया। लेकिन अभी सरकार अगर ये प्रमोट कर रही है कि जो बाकी के जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं और उनको बूस्टर डोज लगे या प्रिकॉशनरी डोज लगे, जी, तो मुझे लगता है कि लोगों को लगवा लेना चाहिए। उसका रीजन मैं ये बताऊंगा कि जैसे लोगों को लगता है कि 2 डोज लग चुकी हैं और जो कोविड-19 के इन्फेक्शन होते हैं वो डिफरेंट म्यूटेशन जी, म्यूटेंट वायरस से होते हैं। जी, तो उसमें क्या है कि डिफरेंट म्यूटेंट वायरस की डिफरेंट एंटीबॉडीज है और जी, जो वैक्सीन है उसकी एंटीबॉडीज डिफरेंट बनती है। जी, लेकिन मेरा मानना यह है कि जब आपको 2 डोज लगी है और आप एक तीसरी डोज लेते हैं तो उसमें आपकी जो एंटीबॉडीज हैं वो इनहांस करती है। जी, और अगर एंटीबॉडी इनहांस करेगी और ऐसे में कोई भी वेरिएंट आता है और आपको कोई इन्फेक्शन होता है जी, तो वो माइल्ड फॉर्म में होगा। जी, डेफिनेटली उससे मॉर्टेलिटी कम होगी, हॉस्पिटलाइजेशन रेट कम होगा। बिल्कुल ठीक। देश की राजधानी दिल्ली से हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ गए हैं, पंचदेव शुक्ला जी हैं। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, नमस्कार साहब। नमस्ते। हाँ, डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार जी। मैं डॉक्टर साहब ये पूछना चाहता था कि मेरे को 2 महीने से खांसी हो रही है जी, और गले में खुसखुस हो रहा है और उसके साथ में जो है कभी कभी ज्यादा जोर से खांसी होती है, नाक से पानी आने लगता है जी। तो इसके लिए हम टेस्ट करवाएं। ये जानना चाहते हैं कि क्या कोरोना के लक्षण हो सकते हैं, क्या कोरोना की जांच करने की आवश्यकता है? जी, ऐसे क्योंकि इनको 2 महीने से इस तरीके की परेशानी है जी, और जो कोरोना के जो सिम्टम्स होते हैं वो यूजली 4-5 दिन में बढ़ते हैं जी, और उसके बाद 14 दिन में खत्म हो जाते हैं। जी, तो ये जो 2 महीने से इनको प्रॉब्लम है और नाक से पानी आ रही है, तो ऐसा हो सकता है कि कोई इनको एलर्जिक इशू हो। जी, और 2 महीने से अगर खांसी आ रही है तो ऐसे में किसी स्वास्थ्य कर्मी से मिलके या किसी चिकित्सा आसपास जो इनके अस्पताल है वहां जाके एक बार टीबी की जांच जरूर करा लें, क्योंकि 2 महीने की अगर खांसी आ रही है तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा तो नहीं है कि कोई टीबी के कोई लक्षण हो, तो उसके लिए जो डॉक्टर देखेंगे वो तो सलाह देते हैं। जी, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर विजय, आप हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं और जब कोरोना की शुरुआत हुई उसके बाद से लगातार कई शोध हुए और उसमें ये बात भी सामने निकल कर आई कि कोरोना से शरीर के कई अंगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन रिसर्च पेपर्स में ये बात भी सामने देखने को मिली कि जो हमारी मांसपेशियां हैं और हड्डियां हैं वो भी कोरोना से प्रभावित हो रही हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या परोक्ष रूप से। आपसे ये समझना चाहेंगे कि कोरोना के इलाज के दौरान जो स्टेरॉइड्स बहुत सारे मरीजों को दिए गए वो कितना नुकसानदेह साबित हो रहा है, खासकर अगर हम बात करें हड्डियों से जुड़ी बीमारियों को लेकर। देखिए, जो कोरोना वायरस है जी, उसकी वजह से और जो उसका इलाज जो होता है, जैसे जिसमें स्टेरॉइड यूज करते हैं, दोनों की वजह से हड्डियों की प्रॉब्लम होती है। जी, आपने जो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है स्टेरॉइड के लिए, तो ऐसा माना गया है कि जो हमारा सार्स कोविड इन्फेक्शन हुआ था पहले, जी, उसमें करीब 30% लोगों को जो उनके हिप बोन्स हैं, जिसे हम कूल्हे की हड्डी कहते हैं या घुटने की हड्डी कहते हैं, उसमें जो हड्डी है, हमारा जॉइंट है फीमर बोन, उसमें ऑस्टियोनेक्रोसिस हो जाती है। जी, ऑस्टियोनेक्रोसिस का मतलब ये है कि जो उसमें फीमर के हेड में जो ब्लड सप्लाई होती है वो रुक जाती है और धीरे धीरे करके वो जो हेड है फीमर का वो खराब हो जाता है और पेशेंट को चलने में दिक्कत होती है, दर्द होता है और फिर उसको कभी कभी फिर आगे जाके घुटना बदलना पड़ता है।
जी तो ऐसे में ये देखा गया है कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज करते हैं जी उससे ये एवियन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जी। कार्यक्रम में एक और कॉलर जुड़ गए हैं विजय जी, इससे बाद हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे। बड़ौद से महेश शर्मा जी हैं। महेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्ते। मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार बोलता हूँ और मैं मालूम कर रहा हूँ सब कुछ खुल चुका है जी, और बाजार में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है और चौथी लहर आने की संभावना है। उसके बचाव के लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी? जी डॉक्टर साहब, आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे? जी, ये जानना चाह रहे हैं कि बाजार में इन दिनों बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है और ज्यादातर लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। क्या ये खतरे की घंटी है? बिल्कुल, ये खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि अभी वायरस हमारी एयर में है। अभी हमारी एयर में वायरस है और अभी गया नहीं है। अभी भी देश में 1000 के करीब केसेस रोज आ रहे हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि अगर जरूरत ना हो तो बाजार ना जाए। जी। दूसरा, मास्क अच्छी तरीके से लगाएं। बाजार से घर वापस आने पर अपने हाथ को, फेस को अच्छे से पानी और साबुन से धोएं। बाजार में भी अगर कोई चीज छूते हैं तो उसको छूने के बाद सैनिटाइजर का प्रयोग करें। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर होते हैं, उनका यूज करें। अगर कोई व्यक्ति, किसी को खांसी या जुकाम है या छींक है, उससे दूर रहें। जी। और अगर ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो तुरंत ही अपने आप को सैनिटाइज करें। जी। इसके अलावा बाजार में अगर आप किसी काम से जा रहे हैं तो आप एक सामाजिक दूरी बना के रखें। बिल्कुल ठीक। राजधानी दिल्ली से हरदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरदीप जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते। आनंद श्रीवास्तव जी। जी नमस्कार। और डॉक्टर साहब आपको भी नमस्कार। नमस्कार जी। जी, हमारा प्रश्न था कि सरकार ने जैसे मास्क उतारने के लिए पब्लिक को बोल दिया है, तो ये कोरोना का खतरा तो नहीं वापस लौटने का? हरदीप जी, सरकार ने मास्क उतारने को नहीं कहा है, सरकार ने मास्क पर जुर्माना हटाया है। सरकार बार बार ये कह रही है कि मास्क लगाना बहुत जरूरी है, अपना विवेक इस्तेमाल करिए। ये समझिए कि महामारी अब भी बरकरार है, सिर्फ जुर्माना हटाया गया है, मास्क हटाने को सरकार ने कभी नहीं कहा है। डॉक्टर विजय, हड्डियों से जुड़ी बीमारियों पर चर्चा कर रहे थे कोरोना महामारी के दौरान। एक बहुत व्यवहारिक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जिन व्यक्तियों को कोरोना संक्रमण हुआ वो उससे उबर गए, ठीक हो गए, लेकिन लंबे समय तक उसके दुष्प्रभाव रहे। कोई कैसे जाकर अपने हड्डियों की जांच कराए कि हाँ, अब ये समस्या शुरू हो गई है जो आगे 6 महीने में दिख सकती है या 6 महीने में बहुत परेशान कर सकती है? कब वो इस बात का आकलन करे? जी, जैसे आपने बताया कि इस तरीके के व्यक्तियों को हम लोग कहते हैं लॉन्ग कोविड कहते हैं, कि जिनको कोरोना के बाद भी कोई सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं। जी। अगर वो 4 हफ्ते तक परसिस्ट कर रहे हैं तो हम उसको पोस्ट कोविड सिंड्रोम कहते हैं। जी। पोस्ट कोविड सिंड्रोम में 2 तरह की चीजें हो सकती हैं, 3 तरह की चीजें हो सकती हैं। एक तो जो एक्यूट स्टेज में जो कोविड-19 के जो सिम्टम्स थे वो ही परसिस्ट करते रहे। जी। दूसरा ये है कि जो सिम्टम परसिस्ट कर रहे थे वो बढ़ जाए। जी। और तीसरा ये है कि कुछ नए सिम्टम्स आ जाए। जी। इसी तरीके से अगर यही सिम्टम्स 1 साल तक परसिस्ट करते हैं तो हम उसको लॉन्ग कोविड कहते हैं। जी। तो ऐसे व्यक्ति जिनको जोड़ों से संबंधित कोई बीमारी है जो कोविड-19 के बाद हुई है, जैसे कि उनके जोड़ों में दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, बहुत जल्दी जल्दी थकान आ रही है, या जोड़ों में कोई सूजन आ रहा है ना, या फिर उनको ऑस्टियोनेफ्रोसिस वाली जो प्रॉब्लम मैंने आपसे डिस्कस करी, उस तरीके की कोई चीज है, तो ऐसे लोगों को जरूरी है कि जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को दिखाएं। जी।
और कोशिश करें कि कम से कम दर्द की दवाइयों का सेवन करें जी। क्योंकि दर्द की दवाइयां जितना आप सेवन करेंगे विदाउट कंसल्टेशन, उससे आपकी जो दूसरे ऑर्गन्स हैं जैसे आपके हार्ट है, लिवर, किडनी, इन सब पे बहुत असर पड़ता है जी। तो जल्दी से जल्दी किसी डॉक्टर को दिखाएं। और जरूरी है कि अपनी दिनचर्या में एक्सरसाइज को जरूर उसमें आगे लाएं। अगर उनको लगता है कि पूरे शरीर में दर्द है तो ऐसे में जरूरी है कि जो गठिया की बीमारी है जो अमूमन तौर पे सभी को होती है जी। उनको रूल आउट करना भी बहुत जरूरी है जी। अगर वो रूल्ड आउट हो जाती तो ये सिम्टम्स कोविड से रिलेट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। गाजियाबाद से सुभाष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरा सवाल ये है कि जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनकी डायबिटीज का हड्डी पर क्या फर्क पड़ता है और अगर दुरुस्त फर्क पड़ता है तो उसे दुरुस्त कैसे किया जा सकता है? जी डॉक्टर साहब। जी, एक्चुअली डायबिटीज जो है बहुत सारे शरीर के सिस्टम्स को अफेक्ट कर सकते हैं। तो जिस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे हड्डियों में कमजोरी आना, जोड़ों में दर्द होना, हड्डी में इंफेक्शन होना, ये सब डायबिटीज की वजह से हो सकता है। तो इसके लिए जरूरी है कि अपनी डायबिटीज को कंट्रोल रखें और जल्दी से जल्दी जो उनकी परेशानियां हैं उसको आइडेंटिफाई करें और अपने डॉक्टर से मिलें। हरियाणा के हिसार से राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आनंद जी और डॉक्टर साहब, विजय डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्ते। मैं थोड़ा सा कोरोना का ये जानना था कि हटके थोड़ा कि जैसे आजकल गर्मियों में बच्चों या बूढ़े हो पेट के खराब मतलब लूज मोशन होना, उल्टी दस्त लगना, ये आम बात है। तो इसके बाद 2-3 दिन तक रहता है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि दर्द की दवाई खाने की, दर्द की दवाई गर्मी में या कैसे ठीक रहती है तो खा तो लेते रात को फिर वो नींद नहीं आती, तो इसके बारे में डॉक्टर साहब को जानना है। क्वेश्चन रिपीट करेंगे। ये कह रहे हैं कि बहुत नींद की समस्या है, नींद नहीं आ रही है और जिन बच्चों को दस्त की समस्या है वो दवाई खा लेते हैं तो वो भी परेशान हो रहे हैं। इसका क्या समाधान है? अगर नींद नहीं आ रही है तो नींद ना आने के तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं जी। अगर मन खुश नहीं है, आदमी सही से रेस्ट नहीं कर रहा है, बहुत काम कर लिया है या कोई मानसिक परेशानियां हैं तो उसकी वजह से नींद नहीं आती। तो नींद नहीं आने के लिए जरूरी है कि आपको ये देखना है कि वो जो नींद नहीं आ रही है वो आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की वजह से, जैसे कोई सांस रोक रही है या कोई हार्ट की प्रॉब्लम है उसकी वजह से नींद नहीं आ रही है, या फिर आपको कोई मानसिक कोई परेशानी हो रही है, कोई चीज चिंता सता रही है जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही है। तो उसके लिए जरूरी है कि एक साइकेट्रिक इवैल्यूएशन करा लें और उसके हिसाब से ही दवाई लें। और जहां तक बच्चों की दर्द की दवाई की बात है तो बच्चों को कम से कम दर्द की दवाई देनी चाहिए जी, क्योंकि वो उनके अदर ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। बिल्कुल ठीक है। कई बार कोरोना संक्रमण से उबरने के बाद भी चिड़चिड़ापन हावी हो जाता है, बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाती है, लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि ये एक बीमारी है, आप उससे ठीक हो गए हैं, नए सिरे से जिंदगी के ताने बाने बुनिए, जो आपको पसंद है वो करिए, अपने जो खास लोग हैं उनसे बातचीत करिए, दोस्तों के साथ समय बिताइए। समय बिताने का ये मतलब नहीं है कि आप उनसे फिजिकली ही जाकर मिले, फोन पर बात कर सकते हैं, मैसेज से बात कर सकते हैं। थोड़ा अपने आप को लाइटर मूड करने के लिए किताबें पढ़िए, समाचार पत्र पढ़िए, जो आपको पसंद है वो पढ़िए और खुश बने रहिए। राजधानी दिल्ली से धर्मवीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जी नमस्कार। नमस्ते। मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आजकल बच्चे आपकी जानकारी में है कि क्रिकेट ज्यादा खेलते हैं, तो डेली आके जब वो खेलते हैं तो बॉल हाथ में जरूर लगती है, बॉल पकड़ते हुए हर बार उनको बॉल लगती है। वो डेली इवनिंग में गर्म पानी
से अपने हाथों की मसाज करते हैं, सिकाई करते हैं। तो ये और अदर पार्ट्स पे अगर बोल लग जाए या कोई चोट लग जाए, सिकाई करने का ठीक तरीका क्या है और उसमें क्या मिलाना चाहिए? नमक के अलावा फिटकरी मिलाई जाए या और क्या करा जाए? इसके अलावा ये सिकाई करने का ठीक तरीका बताइए। जैसा कि आपने कहा कि जैसे खेलते समय चोट लग जाती है और दर्द होता है, तो उसके लिए जरूरी है, जब भी कभी एक्यूट इंजरी होती है तो उसके लिए हम लोग 4 चीज यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं राइस जी। RICE। राइस मीन रेस्ट। उस जगह पे जहां पे चोट लगी उस पार्ट को रेस्ट देना। आई मीन्स आइस पैकिंग। जी। C मीन्स कंप्रेशन एंड E मीन्स एलिवेशन। इसका मतलब यह है कि थोड़ा सा बर्फ लेके उसको कपड़े में लपेट के जी सिकाई करने के, अगर आपको एक्यूट इंजरी हुई जी, ऐसा करने से आपका दर्द और सूजन दोनों कम हो जाता है जी और अगर जैसे पैर में चोट लगी है तो पैर एक डिपेंडेंट पार्ट जी, तो अगर आप उसको लटका के रखेंगे तो सूजन ज्यादा आएगी। तो ऐसे में एक तकिया आप अपने पैर के नीचे रख लें तो उससे आपको सूजन भी नहीं आएगी। तो जरूरी है कि जब भी कभी इस तरीके की चोट लग जाती है, बच्चों को एक्यूट इंजरी होती है जी तो बर्फ से सिकाई करना बहुत फायदेमंद होता है। जी बिल्कुल। कार्यक्रम में हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन पंडित जी हैं, पूना महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश से हर्षवर्धन जी हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से जी कि जो एहतियाती डोज है वह 60 वर्ष के बाद लगवाना चाहिए कि 60 वर्ष के जो है पहले के लोगों को लगवाना जरूरी है एहतियाती डोज? बच्चों को ये बूस्टर डोज कहते हैं। बूस्टर डोज के बारे में जानना चाहते हैं डॉक्टर विजय कि क्या 60 वर्ष के ऊपर के लोगों के लिए जरूरी है या सभी के लिए ये जरूरी है? देखिए, पहले तो सरकार ने ये 60 वर्ष के ऊपर हेल्थ केयर वर्कर और 18 वर्ष से ऊपर जिनको किसी तरीके की कोई गंभीर बीमारी थी इसके लिए यूज करने के लिए बोला था। लेकिन अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये 18 वर्ष से ऊपर सभी लोगों के लिए ओपन कर दिया। तो अब आप ये डोज लगवा सकते हैं। बूस्टर डोज कहिए इसको या फिर इसको प्रिकॉशनरी डोज कहिए, जो भी कहिए, ये नामकरण में ही चेंज है और कोई चेंज नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए 10 अप्रैल से इस देश में बूस्टर डोज की शुरुआत हो गई है, जिसे यहां पर प्रिकॉशन डोज कहा जा रहा है। इसके लिए पात्रता ये है कि आपने जो दूसरी डोज ली थी उसके अगर 9 महीने पूरे हो गए हैं तो आप जाकर बूस्टर डोज ले सकते हैं। डॉक्टर विजय, बहुत सारे लोगों के जहन में यह भी सवाल है कि शुरू में तो उन्होंने कोवैक्सीन की डोज ली थी, प्रिकॉशन डोज में क्या कोवैक्सीन ही ले या कोविशील्ड या स्पुतनिक कुछ और भी ले सकते हैं? अगर उन्होंने पहली डोज कोवैक्सीन ली है तो प्रिकॉशन डोज भी कोवैक्सीन ही लगेगी, सेम डोज ही लगेगी, सेम वैक्सीन ही लगेगी। जी बिल्कुल। अभी भारत में जो दिशा निर्देश हैं, जैसा कि डॉक्टर विजय बता रहे हैं कि जो आपको पहले डोज लगी थी वही डोज इस समय भी लगेगी। इसलिए आप कोवैक्सीन अगर आपने लगवाई है तो आप कोवैक्सीन ही प्रिकॉशन डोज में भी लें। अगर आपने कोविशील्ड लगवाई है तो आप कोविशील्ड ही लें। अब चलते हैं झारखंड के हजारीबाग, जहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिवाकर पाठक। दिवाकर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। मैं दिवाकर पाठक हजारीबाग जिला अंतर्गत कंडावीर ग्राम स्थित झारखंड प्रांत से हूँ। आकाशवाणी की पूरी टीम के साथ साथ अपने विशेषज्ञ महोदय को मेरा हार्दिक अभिनंदन। चीन की संघाई में कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच वहां की सरकार द्वारा लोगों पर क्वारंटीन के नाम पर जुल्म बरपाए जा रहे हैं। उन्हें होम आइसोलेशन में नहीं रहने दिया जा रहा है। ऐसे में हम बड़े धन्य हैं जो भारत में हैं और हमारी सरकार इस त्रासदी में हर संभव हमारी मदद की है। हड्डियों को हेल्दी रखने के बारे में बताएं। दिवाकर जी जानना चाहते हैं कि हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए अपनी दिनचर्या में क्या परिवर्तन किया जाए? जी देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। हड्डियों को अच्छा रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है व्यायाम। जी, व्यायाम जितना आप करेंगे उतनी आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। जी, अच्छा खाएं, एडिक्वेट सनलाइट लें, हाइड्रेशन अच्छा रखें, जी, दूध या दूध से बनी हुई चीजों
उसका अगर आप उपयोग करते हैं तो उससे आपकी हड्डियां मजबूत होती। जो लोग अपनी दिनचर्या बैठे बैठे बिताते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, इंडोर एक्टिविटीज करते हैं, उनको हड्डियों की समस्याएं बहुत जल्दी होती। जी। तो जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि दिनचर्या में परिवर्तन के साथ साथ आप खाने पीने में भी बदलाव कर अपने हड्डियों को तंदुरुस्त बनाए रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं और चर्चा भी चल रही है, तो बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि क्या उम्र के साथ हड्डियां कमजोर होने लगती हैं? उसके लिए क्या कुछ उपाय किया जाए? जी, जो उम्र के साथ जो हड्डियां कमजोर होती हैं उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। जी। तो ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां, जो हमारा जो बोन मास है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो उसके लिए उसमें कम होने की वजह से वो हड्डियां कमजोर होकर कभी कभी टूट जाती हैं। आपने देखा होगा कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी कमर झुक जाती है जी, या फिर उनको कमर का दर्द रहता है जी। तो ऐसे में जरूरी है कि वो भी नियमित रूप से व्यायाम करें जी। और उसमें उनकी हड्डियां कितनी कमजोर हैं उसके लिए जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है जी, उसने कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर रखे जी। उसके लिए हम लोग एक विशेष तरीके का एक एक्सरे कराते हैं जिसे हम डेक्सा कहते हैं जी। और उस डेक्सा से हम ये मेजर कर लेते हैं कि उसकी हड्डी कितनी कमजोर है। जी। माइल्ड कमजोर है, मॉडरेट कमजोर या सीवियर कमजोर है। जी। तो जब हम इस तरीके से उसका आकलन कर लेते हैं उस हिसाब से हम फिर लोगों को मेडिसिन एडवाइस करते हैं। जी। लेकिन जरूरी है कि अपनी जो डाइट है जी, उसमें एडिक्वेट कैल्शियम लें। कैल्शियम से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे दूध है, चीज है, बटर है ना, तो उनको अच्छे से अच्छी मात्रा में लें। विटामिन डी का सेवन करें। जी। विटामिन डी नेचुरली सनलाइट में होता है। थोड़ा अपने आप को थोड़ा आउटडोर एक्टिविटी के लिए एक्सपोज करें। जी। डॉक्टर साहब, आपको बीच में रोक रहा हूं, कार्यक्रम में समय कम है और एक कॉलर भी जुड़े हुए हैं, मेवात से इलाही बख्श हैं। इलाही जी, समय कम है, स्वागत है कार्यक्रम में, क्या जानना चाहते हैं आप? सर नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। नमस्ते सर, मैं आकाशवाणी के पूरे परिवार को और मैं डॉक्टर साहब को दोनों को नमस्कार बोलता हूँ सर। जी, बहुत आभार। सवाल पूछिए। सर, मेरा सवाल यही है कि सर मैं सबसे पहले सर जो डॉक्टर साहब होते हैं वो भगवान का दूसरा रूप होता है सर। और दूसरी बात यह है कि सर आकाशवाणी ने अपने बहुत बहुत टाइम देकर और पूरे भारतवासियों के लिए कोरोना की पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आभार। तो इलाही बख्श जी ये बता रहे थे कि आकाशवाणी से बहुत लाभ उठा रहे हैं वो। आप जैसे नियमित श्रोताओं का स्नेह और प्यार ही है कि हमारा ये कार्यक्रम बहुत लंबे समय से चल रहा है और आप सब इससे जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विजय, कार्यक्रम में अब समय नहीं है कि आपसे हड्डियों से जुड़ी समस्या या फिर कोरोना महामारी पर और बातचीत की जा सके। इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और तमाम तरह की जानकारियां श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन बहुत जरूरी है और आप जहां भी जाइए मास्क जरूर लगाइए, स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए और संक्रमण से बचे रहिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर विजय जैन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।